आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 23, 24, 25 और 27 जुलाई के इनसाइड की डेली करंट अफेयर्स। 23 और 24 की वीडियो जो न्यूज़ थी ना वो बहुत लेट अपडेट हुई थी और 25 की भी लेट ही अपडेट हुई थी। इनसाइड की वेबसाइट में भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा होगा, दे वर बिजी और समथिंग। 26 को संडे था तो उस दिन की खबर हो नहीं सकती हैगी। तो एक्चुअली न्यूज़ में ना ज़्यादा कुछ बड़ा डेटा था नहीं इतना, ठीक है। इवन 23, 24 और 25 के अंदर तो वो जो इनसाइड के जो डेली क्वेश्चंस आते हैं ना, प्रीलिम्स लिंक जो आते हैं, वो क्वेश्चन है ही नहीं। तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स थे और उनमें अपडेट ज़्यादा दिखाया गया था, डीप में बताया नहीं गया था। तो मैंने सारी की सारी चारों वीडियोस कंबाइन कर दी थी। मैंने रिकॉर्ड अलग अलग किया था, फिर मैंने उनको कंबाइन कर दिया है। तो आगे जब आपको वीडियो में दिखाई देगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चारों दिन की न्यूज़ एक ही वीडियो में मैंने कवर कर दी है। जो मैंशन है वो सारा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। 27 के अंदर जो प्रीलिम्स के लिंक थे ना वो मैंशन कर दिए गए थे, तो वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। लेकिन 25, 24, 23 इन 3 दिन कोई भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन नहीं आए थे, तो उसमें कुछ टॉपिक में डिस्कशन करने का था ही नहीं। 23 का पहला टॉपिक था मधुबनी पेंटिंग्स। नेक्स्ट वाज अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स एज ग्राम पंचायत एडमिनिस्ट्रेटर। थर्ड इज ई कॉमर्स साइट्स मस्ट स्टेट कंट्री ऑफ ऑरिजिन सेज सेंटर। फोर्थ इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज UIC। काकरापार atomic plant achieves criticality and why Lonar Lake turned pink. GS paper 1 Madhubani paintings. This is covered under Indian culture and this will cover the salient aspects of art forms, literature and architecture from ancient to modern times. What is the context right now? Face masks adorned with Madhubani paintings in demand. Adorned का मतलब होता है डेकोरेटेड होता है। तो पेंडेमिक के दौरान फेस मास्क की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। And those kind of face masks which have been decorated with these Madhubani paintings, they are currently into demand. मधुबनी पेंटिंग्स क्या होती हैं? मधुबनी वर्ड का मतलब होता है फॉरेस्ट ऑफ हनी। मधु वर्ड का मतलब होता है हनी, और बनी वर्ड हैज़ कम फ्रॉम वन। हिंदी में जो वन होता है, वन से बन बना है, और मधुबनी मीन्स फॉरेस्ट ऑफ हनी। ये एक फोक पेंटिंग स्टाइल है, काफ़ी पुराना है, ठीक है। एंड इन द सम ऑफ द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट जैसे कि रामायण में, देयर वी कैन फाइंड द मेंशन ऑफ दीज मधुबनी पेंटिंग्स। इसे मिथिला भी बोला जाता है बिकॉज ऑफ इट्स ओरिजिन, द मिथिला रीजन ऑफ बिहार। एंड ट्रेडिशनली जो मधुबनी पेंटिंग्स थी इनको फिंगर्स और ट्विग्स की हेल्प से बनाया जाता था। एंड आइटम्स जैसे कि मैच स्टिक्स हो गया, ये बहुत कॉमनली यूज़ किए जाते हैं इस क्रिएशन के अंदर रिसेंट टाइम्स के अंदर। ट्रेडिशनली इस पेंटिंग स्टाइल को विमेन एग्जीक्यूट करते थे, बट राइट नाउ एज पर द नीड ऑफ द डिमांड मेन आर ऑल्सो इन्वॉल्व टू मीट दिस डिमांड। ये पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती हैं बिकॉज ऑफ द ट्राइबल मोटिव्स एंड द यूज़ ऑफ ब्राइट अर्थली कलर्स। मोटिव्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली ये डिज़ाइंस होते हैं। ये आप कुछ डिज़ाइन दिखाई दे रहे होंगे इस पिक्चर के अंदर। इफ़ यू एक्सक्लूड दिस वुमेन एंड सम द ऑब्जेक्ट्स इनसाइड इन हर हैंड्स, यू कैन सी ये जो डिज़ाइंस है ना बैकग्राउंड के, इन सबको हम कुछ ट्राइबल मोटिव्स का नाम दे सकते हैं। तो बेसिकली ये डिज़ाइंस होते हैं डेकोरेशन के। Under GS paper 2 we have appointment of government servants as Gram Panchayat administrator, and this is covered under separation of powers between various organs, dispute redressal mechanisms and institutions. Context क्या है? Recently बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है और उन्होंने डायरेक्ट किया कि गवर्नमेंट के जो सर्वेंट होते हैं लोकल अथॉरिटी के, उनको एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करो ग्राम पंचायत के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। इंटरिम ऑर्डर क्या होता है ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली किसी प्रोसीडिंग के अंदर, किसी केस के अंदर अगर बीच में कोई ऑर्डर दिया जा रहा होता है विच इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी एज द टेम्परेरी ऑर्डर, उसे हम इंटरिम ऑर्डर बोलते हैं। ये फाइनल ऑर्डर नहीं होता है, फाइनल वर्डिक्ट नहीं होता है। फॉर अ टाइम पीरियड इट कैन बी एग्जीक्यूटेड, या फिर एज पर द नीड ऑफ द सिचुएशन इट कैन बी एग्जीक्यूटेड। इशू क्या है? हाई कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है 2 पिटिशंस के बाद जो कि फाइल की गई थी महाराष्ट्र विलेज पंचायत अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 के ऊपर, और जो गवर्नमेंट के रेजोल्यूशंस थे जो कि इशू किए गए थे स्टेट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को, उनके ऊपर 2 पिटिशंस थी और उसी के ऊपर हाई कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है। जो गवर्नमेंट के रेजोल्यूशंस थे इनको चैलेंज किया गया था वेरियस ग्राउंड्स के ऊपर एंड रिलेट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स हु विल बी अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर्स इन द ग्राम पंचायत, यानी कि सरकारी ऑफिस के कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे, उन लोगों को किसी भी पर्टिकुलर ग्राम पंचायत का एडमिनिस्ट्रेटर एम्प्लॉय किया जाएगा। फिर ग्रुप ऑफ पिटिशंस ने चैलेंज किया था एक ऑर्डिनेंस जो अमेंड करता है सेक्शन 151 महाराष्ट्र विलेज पंचायत एक्ट को, जो अलाउ करेगा कि हम लोग कुछ स्पेशल अपॉइंटमेंट करें एडमिनिस्ट्रेटर्स का स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंदर, who could not hold elections due to natural calamity, pandemic emergency, financial emergency और administrative emergency। तो ये 2 पिटिशंस के ऊपर बात की गई थी। पिटिशनर की आर्ग्यूमेंट क्या है? जो अपॉइंटमेंट्स होंगी प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेटर्स की, वो कानून के अंदर उनकी कोई वारंटेड नहीं है,
ठीक है। एंड इस तरह का मास अपॉइंटमेंट्स के कारण बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट होगा हमारी लोकल गवर्नेंस के अंदर। तो बेसिकली एज़ पर द नीड ऑफ द आवर इस तरह के डिसीजंस लिए जा रहे हैं, लेकिन इसका कानून में कोई मेंशन है नहीं है, और इसके कारण लोकल गवर्नेंस के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। And they are saying there are enough officers from different departments of the state and local authorities to be appointed as administrators, and this excuse is only to achieve certain political ends. स्टेट गवर्नमेंट ने क्या आर्ग्यूमेंट दिया है, उन्होंने कहा कि एक बहुत अर्जेंट नीड है हमें एडमिनिस्ट्रेटर्स की पंचायत को रन करने के लिए, स्पेशली जो पेंडेमिक के कारण जो इलेक्शन प्रोसेस है वो रुक गया है। हॉल्ट का मतलब होता है रुक जाना, और बहुत सारे लार्ज नंबर में जो ग्राम पंचायत हैं स्टेट और गवर्नमेंट के सर्वेंट्स के, वो ऑलरेडी ओवरबर्डन हो चुके हैं, तो इसलिए बहुत डिफ़िकल्ट है उनको एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर पाना। कोर्ट ने क्या रूलिंग दिया है, जो इंटरिम मेजर है उसके अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसको अपॉइंट किया जाएगा अंडर ऑर्डिनेंस एंड द रेजोल्यूशन, ठीक है। तो शुड बी ए गवर्नमेंट सर्वेंट और एन ऑफिसर फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी, यानी कि जिसको एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करना है वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय ही होना चाहिए और लोकल अथॉरिटी होना चाहिए। लोकल का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो भी गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं वहाँ पर उसकी कोई ही और शी मस्ट हैव अ से, मस्ट हैव सम पावर, अथॉरिटी होनी चाहिए। इफ़ नॉट अवेलेबल देन द अपॉइंटमेंट जो होगा प्राइवेट इंडिविजुअल का, देन ईच ऑर्डर शेल रिकॉर्ड एंड रीज़न बिकॉज ऑफ विच ऑफिसर वाज नॉट अवेलेबल। अगर आपने उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर पर्टिकुलर लोकल अथॉरिटी से ऑफिसर को अपॉइंट नहीं कर पाए तो आपको एक ऑर्डर इशू करना पड़ेगा, आपको ये मेंशन करना पड़ेगा और कि उस ऑर्डर के अगेंस्ट आपने अपॉइंटमेंट क्यों नहीं करवा पाए। The criteria that administrators have to be resident of the village and on the voters list is directly not mandatory in nature. Local authority officers should be the first choice of appointment as an administrator. कोई क्राइटेरिया है कि भाई वो जो एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए वो उसी पर्टिकुलर विलेज का रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है, और वोटर लिस्ट में होना चाहिए, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। एंड जो लोकल अथॉरिटी ऑफिस होने चाहिए वो फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए अपॉइंटमेंट की एडमिनिस्ट्रेटर की, यानी कि वहाँ का जो लोकल अथॉरिटी का ऑफिस होगा वहीं से आप किसी को चूज़ करके एडमिनिस्ट्रेटर बनाओगे। E-commerce sites must state country of origin says center. This is covered under government policies and interventions for the development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. Context क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टोल्ड द दिल्ली हाई कोर्ट कि जो भी ई कॉमर्स की एंटिटीज़ हैं जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया, इंक्लूडिंग ये स्नैपडील हो गया, मिंत्रा हो गया, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो मैंडेटरी है कि वो जो भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर बेचते हैं उसके ऊपर कंट्री ऑफ ओरिजिन मेंशन करें हर प्रोडक्ट के साथ। इशू क्या है, दिस एफिडेविट हैज़ केम इन रिस्पॉन्स टू ए पिटिशन, एक पिटिशन फाइल की गई थी जो आर्ग्यू करती है कि जो इकॉनमी है नेशन की वो सफ़र करेगी, ये स्पेशली ई कॉमर्स वेबसाइट्स वगैरह अगर हम कंटिन्यू करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्री उसका मेंशन नहीं करते हैं तो ई कॉमर्स के कारण हमारी कंट्री की जो इकॉनमी है वो सफ़र करेगी। तो इस तरह के ऑर्डर को पास करने के लिए हमारे पास क्या लीगल प्रोविजंस होते हैं। लॉज रिलेटिंग टू द इश्यूज हैव बीन इनेक्टेड अंडर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 एंड लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटीज़ रूल 2011। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से कानून के अंदर क्या चीज़ें आ रही होती हैं ये तो याद होनी चाहिए। एनफोर्समेंट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड रूल्स रेस्टेड विद द स्टेट्स एंड यूटी गवर्नमेंट्स। Then, whenever violations are observed, action is taken by the legal metrology official state UT governments in accordance with the law। अगर कोई ऑर्डर पास कर दिया जाता है इन पर्टिकुलर लॉज को यूज़ करके और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाता तो उसको वॉयलेट किया जाता है तो उसके अगेंस्ट एक लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिशियल्स कोई एक्शन ले सकते हैं। देन वी ऑल्सो हैव कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019, इसके बारे में पहले भी बढ़ा चुका हूँ, बिल्कुल रिसेंटली अभी एनफोर्स हुआ है। ये भी मैंडेट करता है कि ई कॉमर्स एंटिटीज़ को डिस्प्ले वो जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है वो डिस्प्ले करना पड़ेगा प्रोडक्ट के साथ में। प्रेजेंट इश्यूज़ क्या हैं, बहुत सारी ई कॉमर्स साइट्स कह रही हैं कि उनका जो फंक्शन है एज अ मार्केट प्लेस बेस्ड ई कॉमर्स मॉडल इन विच दे ऑक्ट ओनली एज इंटरमीडियरी। बेसिकली वो इंटरमीडियरी कर रहे हैं, दे आर नॉट द प्रोड्यूसर्स, दे आर सिंपली द सर्विस प्रोवाइडर्स, सो दे नीड नॉट नेसेसरी मैंशन ऑल दीज थिंग्स। और उन्होंने ये इंश्योर किया है कि जो डेटा फील्ड है पर्टेनिंग टू द कंट्री ऑफ ओरिजिन इज़ अवेलेबल ऑन देयर सिस्टम विच मे बी फिल्ड इन बाय सेलर व्हेन क्रिएटिंग ए न्यू प्रोडक्ट लिस्टिंग। फिर उन्होंने बता दिया कि ठीक है, उनकी जो पूरी जो डेटा मैनेजमेंट टीम होती है, जो डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है उनका, वहाँ पर उनका एक कॉलम होता है जहाँ पर कंट्री ऑफ ओरिजिन को मेंशन किया जाता है, उसको वो फिल करवाएंगे अगली बार जब भी कोई सेलर होगा अपना कोई प्रोडक्ट को लिस्ट करेगा। However, they have not made it mandatory because the law does not mandate a disclosure of the country of origin assembly in the case of India manufactured goods। अभी तक उन्होंने इस बात को मैंडेटरी नहीं किया है क्योंकि कानून कोई मैंडेट नहीं देता कि आप अगर कोई प्रोडक्ट वगैरह जो इंडिया के अंदर प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन मेंशन करना है नहीं करना है।
बहुत सारे केसेस के अंदर जो फिनिश्ड गुड्स होते हैं जिनको डिफरेंट कंट्रीज से सोर्स किया जाता है और उनको फिर पैक किया जाता है, असेंबल किया जाता है थर्ड कंट्री के अंदर प्रायर टू द शिपमेंट ऑफ इंडिया। इसलिए it could be not be simply presumed that the rules intended to the last country of export alone be declared as the country of origin unless the law was amended or clarified to be expressly state to। बेसिकली गवर्नमेंट की कुछ लीगल प्रोविजंस थे, जैसे आप लोगों ने पहले भी देखा था, मैंने आपको न्यूज़ में सुनाया था कि GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से ये चीज़ सारी स्टार्ट हुई थी। वहाँ पर सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट्स है जो गवर्नमेंट यूज़ करती है अपने लिए, वहाँ पर कंट्री ऑफ ओरिजिन को मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट था। गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो FDI की पॉलिसीज़ थी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ की, जो लैंड बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज़ की थी, वो चेंज की थी जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हम लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट कंट्री के अंदर आ रही है उसको एक ऑटोमेटिक रूट से ना लेकर रेगुलर रूट से लेंगे। रेगुलर रूट का मतलब होता है कि वो गवर्नमेंट के थ्रू होकर आएगी, तो गवर्नमेंट उसको पूरा स्क्रूटनी करेगी किस कंपनी से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उस कंपनी का कहाँ कहाँ पर गवर्नमेंट के साथ रिलेशन है दूसरी कंट्रीज़ के अंदर। तो चाइना को एक टारगेट करते हुए ये सारे चेंजेस किए गए हैं और लेट्स सी हाउ इट हेल्प्स। Now we have International Union for Railways UIC. This is covered under important international institutions, agencies, fora, their structure and mandate. Context में क्या है? DG RPF अरुण कुमार, he is nominated as the vice chairman of the International Union of Railways. DG RPF क्या होता है? डायरेक्टर जनरल रेलवे पुलिस फोर्स। अरुण कुमार, उनको इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज़ के वाइस चेयरमैन के लिए नॉमिनेट किया गया है। UIC क्या है? UIC is a global platform for railway systems working on interoperability, developing common technical standards for railways across the world and strengthening what is called rail diplomacy। तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रेलवेज़ की ऑपरेशन के ऊपर उनकी टेक्निकल स्टैंडर्ड को डेवलप करने के लिए काम करती है। फॉर्मेशन की बात करें तो अक्टूबर 17, 1922 में फॉर्म हुआ था, 97 ईयर्स अगो। पर्पज़ है प्रमोट द रेल ट्रांसपोर्ट एट वर्ल्ड लेवल, मीट ऑल द चैलेंजेस ऑफ मोबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर्स आर एट पेरिस, फ्रांस। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 144 इंक्लूडिंग इंडिया। Kakrapar atomic plant achieves criticality. This topic is covered under science and technology, developments and their applications and effects in everyday life, achievements of Indians in science and technology, indigenization of technology and developing new technology. Context क्या है? थर्ड यूनिट थी ककरापर एटॉमिक पावर प्लांट की गुजरात में, उसने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है। क्रिटिकलिटी का मतलब क्या होता है पहले ये जान लेते हैं, और कब हम बोल सकते हैं कि कोई एक रिएक्टर जो है वो क्रिटिकल है। एक रिएक्टर को हम क्रिटिकल तब बोल सकते हैं जब उसके अंदर का जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है ना उस रिएक्टर का, वो एक फिजन चेन रिएक्शन को सस्टेन करता है, जहाँ पर हर एक फ्यूजन जो होता है इवेंट वो सफिशिएंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को रिलीज़ करता है एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस को सस्टेन करने के लिए। क्रिटिकली पावर प्रोडक्शन के लिए ये पहला स्टेप होता है। तो अब आपको शायद समझ में आ गया कि क्रिटिकलिटी का मतलब क्या होता है। थर्ड यूनिट जो है ककरापर एटॉमिक पावर प्लांट की, उसने क्रिटिकलिटी अभी अचीव की है। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। पहला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PHWR जो था 220 मेगावाट का, उसको कमीशन किया गया था 6 मई 1993 को 1993 में। और जो सेकंड यूनिट था सिमिलर कैपेसिटी का ही, उसको कमीशन किया गया था 1 सितंबर 1995 में। और ये दोनों के दोनों जो यूनिट्स हैं कैनेडियन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं। थर्ड रिएक्टर जो है ककरापर का, वो फ्रंट रनर है इस सीरीज़ का। 16 इंडिजीनियस 700 मेगावाट प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, जो कि बहुत सारे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में भी चल रहा है। 4 यूनिट्स जो है 700 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी रिएक्टर के, वो करंटली बनाए जा रहे हैं ककरापर के ऊपर, KAPP 3 और 4। रावत भट्टा RAPS 7 ऑलरेडी, ये नेम आपको पता होना चाहिए क्योंकि यही एग्ज़ाम में प्रीलिम्स के अंदर आ जाएंगे। करंटली जो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है वो लेस देन 2% है टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की, जो कि 3,68,690 मेगावाट है, और जनवरी 2020 तक। सिंपल टर्म्स की अगर हम बात करें तो एक जो पावर प्लांट होता है वो जब नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में पहुंच जाता है रिएक्टर उसको बोला जाता है, और ये इंडिकेट करता है कि प्लांट जो है अब पावर जनरेट कर सकता है। तो ये अचीवमेंट इतनी सिग्निफिकेंट क्यों है? एक लैंडमार्क इवेंट है इंडिया के डोमेस्टिक सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का, जहाँ पर KAPP 3 जो कंट्री का पहला 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक यूनिट है और बिगेस्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड वेरिएंट है हमारे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का PHWR। बार बार ये आ रहा है तो पता होना चाहिए। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर क्या होता है? एक न्यूक्लियर पावर रिएक्टर होता है जिसको जो कॉमनली यूज़ करता है एनरिच नेचुरल यूरेनियम को एज फ्यूल, और फिर हैवी वाटर को भी यूज़ करता है जिसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O बोलते हैं। देखो ये आ सकता है क्वेश्चन, आई थिंक ये आया भी हुआ है ना मेरे हिसाब से, इफ़ आई कैन रिकॉल सम, नहीं शायद किसी और एग्जाम में आया हुआ है। हैवी वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है? D2O होता है, और ये D2O इस तरीके से लिखा जाएगा D2O ऐसे करके।
एज इट्स कूलेंट एंड मॉडरेटर। तो हैवी वाटर को हम यूज़ करते हैं एज कूलेंट एंड मॉडरेटर। ये बाकी एग्जाम्स में तो बहुत बार पूछा गया है यूपीएससी के, ठीक है, जो जनरल साइंस के एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली सिविल सर्विसेज में पूछा गया है। आई कैन नॉट रिकॉल प्रीलिम्स में, बट आई थिंक ये आ चुका है, काफ़ी बार पूछा गया सवाल है ये। तो जो हैवी वाटर कूलेंट होता है उसको अंडर प्रेशर रखा जाता है, ठीक है, वो अलाउ करता है हाई टेम्परेचर को हीट होने पर विदाउट बॉइलिंग। तो एक टिपिकल प्रेशराइज वाटर रिएक्टर की तरह काम करता है। जो हैवी वाटर होता है सिग्निफिकेंटली ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है लाइट वाटर से, ठीक है ना, और वो न्यूट्रॉन इकोनॉमी के लिए बहुत यील्डिंग होता है। रिएक्टर को अलाउ करता है कि वो विदाउट फ्यूल एनरिचमेंट फैसिलिटीज़ के ऑपरेट करे, तो कैपिटल कॉस्ट को भी मिटिगेट करने में हेल्प करता है। जनरली जो रिएक्टर की एबिलिटीज़ होती है उनको एनहेंस करता है और बहुत एफिशिएंटली जो अल्टरनेट फ्यूल सेल्स साइकिल्स होते हैं उन सबका यूज़ करता है। Why Lonar Lake turned pink? This topic is covered under conservation related issues. महाराष्ट्र का जो लोनार लेक है वो पिंक टर्न हो गया था जून में इसी साल। लैक्स ऑफ पीपल इंक्लूडेड साइंटिस्ट बहुत क्यूरियस थे कि ये कलर चेंज क्यों हुआ है। तो इस कलर चेंज का रीज़न क्या है? ये हुआ था एक सॉल्ट लिविंग बैक्टीरिया के कारण। एक रेड कलर्ड आर्कियल स्ट्रेन्स हैं जिनको क्लासीफाई किया गया है हेलोफिलिक आर्केया और हेलो आर्केया, और ये एसोसिएटेड हैं हाई सैलिनिटी और अल्कलिनिटी के साथ, पीएच के साथ। पिंक कलर जो वाटर का वो परमानेंट नहीं है। वंस द बायोमास ऑफ द माइक्रोब सेटल्ड एट द बॉटम द वाटर बिकम्स ट्रांसपेरेंट ड्यूरिंग वन सच एक्सपेरिमेंट्स एट द लैब। तो उस वाटर के सैंपल्स लिए गए, लैब में टेस्ट किया गया, तो ये पता चला कि जो बायोमास था उस वाटर का वो जब सेटल डाउन हो जाता है सरफेस के ऊपर बॉटम में, तो पिंक कलर जो था वो चेंज हो जाता है और वो वापस से ट्रांसपेरेंट बन जाता है। तो दीज फाइंडिंग्स आर बेस्ड ऑन द रिपोर्ट बाय अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे के अंदर है, एक ऑटोनमस बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। उन्होंने इसके ऊपर कुछ रिपोर्ट बनाई थी। बाकी फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? एब्सेंस ऑफ रेन, लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस और हाई टेम्परेचर। इसके कारण जो इवेपोरेशन होता है वाटर का वो इंक्रीज़ हो गया, जिसके कारण सैलिनिटी इंक्रीज़ हो गई और पीएच भी इंक्रीज़ हो गया। इंक्रीज सैलिनिटी और पीएच के कारण हेलोफिलिक माइक्रोब्स की ग्रोथ बढ़ गई, मेनली हेलो आर्केई की। तो फाइंडिंग्स रिलेटेड टू फ्लैमिंगोज की बात करते हैं। एक इन्वेस्टिगेशन के कारण पता चला, रिसर्चर्स को ये भी पता चला है, बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंटल फाइंडिंग्स इस फ्लैमिंगो की जो विजिट करते हैं इस लेक को। जो प्लमेज होता है बर्ड का पिंक और रेडिश कलर में होता है स्पेशली, तो बिकॉज ऑफ द इंजेक्शन ऑफ कार्टिनॉइड्स रिच फूड, तो वो कार्टिनॉइड्स रिच फूड खाते हैं तो इसलिए उनकी बॉडी पिंक और रेडिश टाइप की होती है फ्लैमिंगोज की। ये जो बैक्टीरिया है ये प्रोड्यूस करता है पिंक कलर का पिगमेंट, ठीक है। इसको बर्ड्स इंजेस्ट करते हैं, ठीक है, और फिर उनको कार्टिनॉइड रिच फूड मिलता है। इसके कारण उनका जो पिंक कलर होता है उनकी बॉडी के ऊपर वो आता है। इंस्टा फैक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। लोनार लेक जो था इसको आइडेंटिफाई किया गया था एक यूनिक जोग्राफिकल साइट, एक ब्रिटिश ऑफिसर CJ अलेक्जेंडर 1823 के अंदर। एक एंशिएंट सर्कुलर लेक है जिसको एक मीटियोराइट स्ट्राइक के कारण क्रिएट हुआ था महाराष्ट्र के अंदर। लोनार जो था एक जियो हेरिटेज साइट बना था 1979 में, और लोनार लेक लाइज विद इन ओनली एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट क्रिएटर फाउंड विद इन द ग्रेट डेक्कन ट्रैप्स। इट इज़ अ ह्यूज बैलिस्टिक फॉर्मेशन इन इंडिया। काफ़ी छोटी न्यूज़ थी हमारे पास 23rd के रिगार्डिंग, लेकिन इंपॉर्टेंट थे सारे के सारे। Here we will discuss about 24 July's inside daily current affairs. Topics are Chandrasekhar Azad, Bal Gangadhar Tilak, Government sanctions Permanent Commission to Women Officers in Indian Army, 24% of the Rajya Sabha members face criminal cases, and general financial rules. Chandrasekhar Azad, this is covered in the GS paper 1, topic under modern Indian history from about the middle of the 18th century until the present, significant events, personalities and issues. कंटेक्स्ट क्या है? 23 जुलाई को चंद्रशेखर आज़ाद की बर्थ एनिवर्सरी थी। हमें चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में क्या जानना है? ही वॉज बोर्न ऑन जुलाई 23, 1906 एट भावड़ा, अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट, जो प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश के अंदर है। एंड ही टुक पार्ट इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ओनली व्हेन ही वाज 15। सिर्फ 15 साल की उम्र से ही उन्होंने ये सब चीज़ें स्टार्ट कर दी थी। ही वाज पार्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से गांधी जी के द्वारा 1922 में सस्पेंड होने के बाद आज़ाद ने ज्वाइन किया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA। वेरी इंपॉर्टेंट, GS के अंदर ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा गया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और आज़ाद के बारे में। HR को बाद में रीऑर्गेनाइज किया गया था एज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, HSRA 1928 के अंदर। और आज़ाद जो थे वो 1925 की काकोड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई थी। जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ ली है अभी तक, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेशली, उन लोगों को ये सब चीज़ें पता होंगी। गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दिया है परमानेंट कमीशन विमेन ऑफिसर्स को इंडियन आर्मी के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक फॉर्मल गवर्नमेंट सैंक्शन लेटर इशू किया है जहाँ पर विमेन ऑफिसर्स को, जो कि पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन में थी, उनको परमानेंट कमीशन मिलेगा। ये ऑर्डर स्पेसिफाई करता है कि जो विमेन
10 स्ट्रीम्स में इंडियन आर्मी के 10 स्ट्रीम्स को स्पेसिफाई किया गया है। वो 10 स्ट्रीम्स कौन से हैं? आर्मी एयर डिफेंस, एएडी, सिग्नल इंजीनियर, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, इंटेलिजेंट कॉर्प्स, इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्ट्रीम्स ऑफ जज, एडवोकेट जनरल एंड आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स। इन सबको जहाँ पर विमेंस को शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता था 10 ईयर्स वाला, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है परमानेंट कमीशन के अंदर। बैकग्राउंड की बात करें तो कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने का टाइम दिया सेंटर को उनका जो वर्डिक्ट था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। इस मूव का सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक मैंने आप लोगों को विजन के मंथली कंपाइलेशन में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। स्टार्टिंग कहाँ से हुई, चैलेंजेस क्या हैं और एडवांटेजेस क्या हैं, सब कुछ कर चुके हैं। यहाँ पर बस एक सिंपल अपडेट दिया हुआ था। तो विमेन ऑफिसर्स को एक लार्जर रोल मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन में प्ले करने के लिए, और इस इशू को पहले भी कवर किया जा चुका है, ऑब्वियस सी बात, इसलिए बस ये अपडेट था। यहाँ पर 24% जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो क्रिमिनल केसेस हैं उनके ऊपर। 24% ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स फेस क्रिमिनल केसेस। ये कवर्ड होता है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर। एंड द कंटेस्ट इज़ ADR, एक एसोसिएशन है डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का। उन्होंने एनालाइज़ किए हैं कुछ सेल्फ सोन एफिडेविट्स राज्यसभा MPs के, और उन सबको एनालाइज़ करने के बाद एक रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। उस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या हैं? एक एनालिसिस किया गया था 233 में से 229 राज्यसभा के MPs का, जो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को। उसमें पता चला था कि 54 MPs हैं, जो कि 24% बन जाता है टोटल का, जिन्होंने अपने क्रिमिनल केसेस को डिक्लेयर किया हुआ है। इन 229 में से 28 यानी कि 12% ऐसे हैं जिन्होंने अपने सीरियल क्रिमिनल केसेस को डिक्लेयर किया हुआ है, और 203 आउट ऑफ 229 ऐसे हैं, जो कि 89% बनता है, जिन्होंने एनालाइज़ किया और डिक्लेयर किया कि उनकी जो एसेट्स हैं वो 1 करोड़ से ज़्यादा के हैं। सुप्रीम कोर्ट के एफर्ट्स क्या थे इसके रिगार्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे नाम याद होने ही चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के अंदर ये मैंडेटरी हो गया था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको डिक्लेयर करना है, पब्लिश करने हैं जो भी क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं उनके कैंडिडेट्स के अगेंस्ट। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 के अंदर ये ऑब्लिगेटरी था, नेसेसरी था सभी कैंडिडेट्स के लिए कि वो एफिडेविट फाइल करेंगे अपने रिटर्निंग ऑफिसर को और डिस्क्लोज करेंगे जो भी क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं उनके अगेंस्ट। PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने अपहेल्ड किया था जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है सिटीजन्स का कि एक नेगेटिव वोट कैसे वो कास्ट करेंगे इलेक्शंस के अंदर। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 के अंदर उन्होंने स्ट्रक डाउन किया था एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन 8 क्लॉज 4 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का था, जहां पर अलाउ किया जाता था कन्विक्टेड लॉ मेकर्स को 3-4 मंथ पीरियड अपील्स फाइल करने के लिए हायर कोर्ट के अंदर, और एक स्टे मिल जाता था उनको उनकी कन्विक्शन और सेंटेंस के अंदर। कन्विक्शन का मतलब होता है दोषी करार देना। पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन और जो ORS वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 था उसने डिक्लेयर किया था कि सभी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को डिसाइड करेंगे जो भी इन्वॉल्विंग लेजिस्लेटर जो कि कानून बनाने वाले हैं उनके केसेस के ऊपर 1 साल के अंदर, और वो रीजंस देंगे कि फॉर नॉट डूइंग सो टू द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि वो अपने सारे के सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं वो सारे के सारे रीज़न देंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को ऑन डिसाइडिंग ऑन द केसेस इन्वॉल्विंग लेजिस्लेटर विद इन अ ईयर, कि क्या क्या रीजंस थे उनके जो केसेस थे 1 साल के अंदर उनको रिपोर्ट देनी पड़ेगी। फरवरी 2020 के अंदर कोर्ट ने पूछा था पार्टिकल पार्टीज़ को कि वो जो रीजंस हैं इस तरह के सिलेक्शन के, और उन्होंने ये भी पूछा था कि जो इंडिविजुअल्स हैं जिनका कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स ही नहीं है उनको कैंडिडेट्स क्यों नहीं सेलेक्ट किया जा रहा है। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी फेल जाती है इससे कंपाई करने के लिए तो उनके ऊपर कोर्ट के कंटेम्प्ट का ऑर्डर इशू किया जाएगा। इस चीज़ के ऊपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट क्या कहता है? करंटली जो RPA है उसमें लॉ मेकर्स जो हैं वो इलेक्शंस कंडक्ट नहीं कर सकते अगर उनका कन्विक्शन होता है किसी क्रिमिनल केस के अंदर। देखो कन्विक्शन का मतलब होता है कि आपको दोषी करार दिया गया है, प्रूव हो चुका है, अदरवाइज आप ट्रायल पीरियड में हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 8 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, वो डिस्क्वालीफाई कर देता है एक पर्सन को अगर वो कन्विक्ट होता है किसी भी कोई भी उसको सेंटेंस मिल जाता है, यानी कि कोई उसको सज़ा मिल जाती है 2 साल की या उससे ज़्यादा की, तो उसको सेंटेंस ऑफ 2 ईयर्स और मोर वो इलेक्शंस कंटेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो अंडर ट्रायल होते हैं वो एलिजिबल होते हैं इलेक्शंस कंटेस्ट करने के लिए। तो वे आउट क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज़ को खुद ही ऐसे लोगों को जिनके ऊपर किसी तरीके का क्लेम लगाया हुआ है, इल्ज़ाम लगाया है, उन सबको रिफ्यूज़ कर देना चाहिए टिकट देने के लिए। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है ये अमेंड किया जाना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जिनके अगेंस्ट हीनियस नेचर के क्राइम जो हैं, केसेस जो हैं पेंडिंग हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एस्टेब्लिश किए जाने चाहिए तो ताकि जो भी टेंटेड लेजिस्लेचर्स जिनके ऊपर भी इस तरह का इल्ज़ाम लगाया हुआ है उन सब के केसेस को जल्दी जल्दी रिजॉल्व किया जाए। कैंपेन फाइनेंसिंग, जब ये लोग अपने इलेक्शन का कैंपेन कर रहे होते हैं उसकी फाइनेंसिंग कहाँ से होती है उस सब के ऊपर ट्रांसपेरेंसी आने की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर होनी चाहिए कि इन सब के पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं इनको वो ऑडिट करें।
जनरल फाइनेंशियल रूल्स के रिगार्डिंग द टॉपिक है वो कवर होता है हमारे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड द इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। कंटेक्स्ट क्या है? गवर्नमेंट ने अमेंड किए हैं जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 के और कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब, वर्ड का मतलब ये होता है प्राप्त करना, लेन देन करना, ठीक है। वो उन बिडर्स के ऊपर जो उन कंट्री से बिलोंग करते हैं जो इंडिया के साथ एक लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं, और कुछ डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी के रीजंस दिए हैं। तो बेसिकली अगर आप अपनी कंट्री में कुछ सेल करना चाह रहे हो तो वहाँ से बिडर्स होते हैं, यानी कि बोली लगाने वाले होते हैं जो कंट्रीज़ हमारे इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, वहाँ के बिडर्स के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। क्या है ये सब देख लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया है स्टेट गवर्नमेंट्स को भी कि वो इस ऑर्डर को तरीके से इम्प्लीमेंट करें। अमेंडमेंट क्या है? इन कंट्री से जो बिडर्स होंगे वो एलिजिबल तभी होंगे जब वो रजिस्टर्ड हैं इंडिया के रजिस्ट्रेशन कमेटी के अंदर, जो कि कॉन्स्टिट्यूट की गई थी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT के द्वारा। अगर वहाँ रजिस्टर्ड हैं तो ही वो एलिजिबल हैं कि वो बिडिंग कर सकते हैं। फिर उनको एक मैंडेटरी पॉलिटिकल और सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से और होम मिनिस्टर से। एक्सेप्शंस क्या होंगी? रिलेक्शंस प्रोवाइड की जाएंगी कोविड मेडिकल सप्लाईज़ के लिए दिसंबर 31 तक, ठीक है। तो कोविड सप्लाईज़ के लिए रिलैक्सेशन मिलेगी, उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑल्सो जो ऑर्डर होगा प्रायर रजिस्ट्रेशन का, वो उन कंट्रीज़ को प्राइव नहीं होगा जहाँ पर गवर्नमेंट लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करती है डेवलपमेंट के लिए। तो अगर इवन वो लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहाँ पर लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कि लोन वगैरह दे रखा हो डेवलपमेंट असिस्टेंस के लिए, वहाँ पर ये ऑर्डर रजिस्ट्रेशन से पहले अप्लाई नहीं होगा। बैकग्राउंड की बात करते हैं इस तरह के कानून के बारे में, तो ये मेजर्स आए हैं, एक सीरीज़ ऑफ स्टेप्स लिए गए थे रिसेंट मंथ्स के अंदर, जहाँ पर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का और इन्वेस्टमेंट्स का जो इन्फ्लक्स हो रहा था उसको थोड़ा सा रोकने के लिए कंट्री के अंदर 23 जून को गवर्नमेंट ने बहुत मैंडेटरी कर दिया था कि जो भी सेलर्स होते हैं गवर्नमेंट के मार्केट प्लेस के ऊपर, उनको डिक्लेयर करना है अपना कंट्री ऑफ ऑरिजिन। इसके ऊपर भी हम लोगों ने इस न्यूज़ के बारे में रिसेंटली बात की है। अप्रैल के अंदर गवर्नमेंट ने अमेंड किए थे हमारे FDI रूल्स, जहाँ पर बहुत मैंडेटरी हो गया था कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी कंट्रीज़ के अंदर, जो स्पेशली वो कंट्रीज़ जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं, वो गवर्नमेंट के रूट से आएंगी। GFR क्या होता है? एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो पब्लिक फाइनेंशियल के अंदर कुछ डील सेटअप करता है। पहली बार इशू किए गए थे 1947 के अंदर, तो इससे पहले के जो भी एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स थे उन सबको कंपाइल कर दिया गया था, एक साथ ला दिया गया था। तो बेसिकली इंस्ट्रक्शन होती है फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर के। कुछ जनरल रूल सेटअप करते हैं मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के लिए। डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस होती हैं किस तरह के गुड्स को लेना है, ख़रीदना है, बेचना है, लेके आना है, ठीक है। और उसी के रिगार्डिंग कुछ फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करते हैं इस डील के अंदर, बहुत सारी सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए। 25 जुलाई इनसाइड के डेली करंट अफेयर्स, 5 टॉपिक्स हैं यहाँ पर। गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, अफ्रीकन स्वाइन फीवर, व्हाट इज़ करेंसी स्वैप अरेंजमेंट और क्रियान्वयन 1। देखो 26 जुलाई को संडे था तो उस दिन की कोई न्यूज़ नहीं आई हुई है। कुछ लोग बहुत क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि ये जो फैक्ट फॉर प्रीलिम्स है मैं ये कब करवाऊंगा, और कुछ डेट्स मिसिंग होती है। देखो जो डेट्स मिसिंग है ना वो सारे के सारे संडे हैं। संडे को इनसाइड की वेबसाइट के ऊपर कोई न्यूज़ अपडेट होती नहीं है। और ये जो फैक्ट फॉर प्रीलिम्स है इनकी मैं पूरी की पूरी एक सीरीज़ बनाऊंगा, ठीक है। जनवरी 2020 से लेकर और जिस दिन भी ये सीरीज़ बनेगी उस मंथ तक की पूरी सीरीज़ आएगी एक साथ। प्रीलिम्स होने के 1 महीने पहले तक आ जाएगी। गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, ये टॉपिक आता है हमारा अपॉइंटमेंट्स टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। कंटेक्स्ट क्या है इसका? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली अपॉइंट किया आनंदीबाई पटेल को, जो गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश की। वो उनके फंक्शंस एज गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, एडिशनल फंक्शन मिला है उनको अपनी ड्यूटीज़ के अंदर। गवर्नर जो होता है नॉमिनल हेड होता है एक स्टेट का, जैसे चीफ मिनिस्टर होता है वो रियल हेड होता है। तो ये 2 वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, नॉमिनल हेड और रियल हेड। ये प्रीलिम्स के अंदर कंफ्यूज किए जा सकते हैं। ऐसे पॉइंट्स का जब आपको पता होता है तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट ईजिली कर पाते हो। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1956 का। वहाँ पर एक गवर्नर को एक पावर मिल जाती है कि वो एक से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर हो सकता है। अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स जो होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। देखो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है ना वो यूनियन टेरिटरीज़ में होता है, ठीक है। अगर हम रिमूवल की बात करें तो जो टर्म होता है गवर्नर के ऑफिस का वो नॉर्मली 5 ईयर्स का होता है, लेकिन इसको टर्मिनेट कर सकते हैं जल्दी भी। और इसका जो डिसमिसल होता है वो प्रेसिडेंट का होता है, यूजुअली प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर करते हैं। गवर्नर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के प्लेजर में ऑफिस को होल्ड करते हैं। अपना रेजिग्नेशन जो होता है वो अगर अपनी चॉइस देना चाहें बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन इनका कोई एज सच प्रोविज़न इम्पीचमेंट का नहीं होता जैसे प्रेसिडेंट का होता है ना। कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स जो होती हैं गवर्नर की वो देख लेते हैं। दे कैन डिसॉल्व लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर जो चीफ मिनिस्टर होता है वो एडवाइस करता है, फॉलोइंग अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, फॉलोइंग विच गवर्नर जो हो सकता है ही और शी वट एवर दे वुड लाइक टू डू, ये लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं।
दे कैन रिकमेंड द प्रेसिडेंट अबाउट द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, जिसके कारण प्रेसिडेंट रूल भी लगाया जा सकता है। एक बिल को रिजर्व कर सकते हैं जो कि स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया होता है प्रेसिडेंट के असेंट के लिए, उसको गवर्नर रिजर्व कर सकता है। गवर्नर को अगर ये लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं है तो किसी को भी वो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पता होना चाहिए आपको डिस्क्रिशनरी पावर्स। गवर्नमेंट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 स्टेट की तरफ से कुछ फंडिंग जानी होती है, अमाउंट जानी होती है ऑटोनमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को। वो कितनी जानी है, इन सब का जो डिटर्मिनेशन होता है, कितना डिटरमाइन करना है, ये गवर्नर की पावर होती है। चीफ मिनिस्टर से वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि क्या कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव मैटर्स चल रहे हैं स्टेट के अंदर। किसी ऑर्डिनरी बिल को साइन करने से रिफ्यूज़ कर सकते हैं जिसको स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के अंदर प्रॉब्लम क्या है, जो गवर्नर है वो मेयरली अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस के ऊपर किए जाते हैं। जैसे जो प्रेसिडेंट होता है ना, गवर्नर का कोई फिक्स टर्म नहीं होता है, ठीक है। वो बेसिकली जो रूलिंग पार्टी होती है सेंटर के अंदर, उनका जो प्लेजर होता है उसके अकॉर्डिंग वो ऑफिस को होल्ड करते हैं। बोथ द मैनर, जो मैनर है अपॉइंटमेंट का और जिनका टेन्योर की जो अनसर्टेनिटी है, ये एक इनकम्बेंट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। बेसिकली इनकम्बेंट का मतलब होता है कि समबडी हु इज होल्डिंग द ऑफिस। तो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे किसी एक इंसान को एक स्टेट के ऊपर एज अ अथॉरिटी बैठा के रख सकती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट भी होता है। नाउ ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सेक्शन में देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भी है, मतलब अर्बन भी है और रूरल भी है। अर्बन के बारे में मैंने रिसेंटली आप लोगों को विजन की मंथली कंपाइलेशन में करवाया था प्रीवियस मंथ की गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर। ये टॉपिक हमारा कवर्ड होता है वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय सेंटर एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स, मैकेनिज्म्स, लॉज, इंस्टीट्यूशंस एंड द बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ दीज वल्नरेबल सेक्शंस। रिसेंटली अपडेट आया इसमें स्कीम के अंदर 1.10 यानी कि 1,10,00,000 घर कंप्लीट हो चुके हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है। इससे पहले जो अर्स्टवाइल थी, अर्स्टवाइल का मतलब होता है जो पहले वाले जो रूरल हाउसिंग स्कीम थी उसका नाम था इंदिरा आवास योजना, उसको रीस्ट्रक्चर करके बना दिया गया था प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ये 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का एम है पक्के घर प्रोवाइड करना, बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना 2022 तक, ठीक है। तो जो भी बेसिक जो बेनिफिशरीज़ होते हैं उन सबको, जो अभी कच्चे में और डिलैपिडेटेड हाउसेस के अंदर जो रह रहे हैं उन सबको। टारगेट क्या है, 2022 तक का टारगेट है कि 2.95 करोड़ हाउसेस जिसमें सारी बेसिक फैसिलिटीज़ हो, जैसे कि टॉयलेट हो, पानी पीने की फैसिलिटी हो, लाइट हो, ये सब प्रोवाइड करनी है। कॉस्ट शेयरिंग की अगर बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं हिमालयन स्टेट्स की, वहाँ पर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का 90:10 होता है, यानी कि 90% जो अमाउंट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 10% जो अमाउंट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। लेकिन जो प्लेन एरियाज़ है वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट 60% देती है और स्टेट गवर्नमेंट 40% देती है। देखो जो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है ना, यहाँ पर जो बड़ा अमाउंट होता है ना वो हमेशा सेंटर देता है। स्कीम एनवाइसेजिंग ट्रेनिंग रूरल मैसन का मतलब होता है जो मिस्त्री होता है ना, जो घर बनाता है, तो उन लोगों को ट्रेन करना भी इनका एक एम है, ठीक है, ताकि उन लोगों को क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया जा सके, स्किल्ड मैसन्स हमारी कंट्री के अंदर हो, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज़ किया जा सके। अगर हम बात करते हैं बेनिफिशियरीज़ की, तो जिन लोगों को जिनको हाउसिंग फैसिलिटीज़ डिप्राइव की जाती है ना, जो सोशो इकोनॉमिक और जो सोशो इकोनॉमिकली बैकग्राउंड लोग होते हैं, वीक लोग होते हैं, वीकर सेक्शन होते हैं, मार्जिनलाइज पीपल होते हैं, तो इन सब को डेटा कहाँ से मिलता है, जो कास्ट सेंसस था, ठीक है, 2011 का सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसर SECC, उसका 13 पॉइंट एक्सक्लूजन क्राइटेरिया था, वो फॉलो करते हैं। ग्राम सभा का वेरिफिकेशन होता है, उन लोगों को ये हाउसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। नाउ वी हैव अफ्रीकन स्वाइन फीवर, दिस इज कवर अंडर इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ। जो पोर्साइन इंडस्ट्री है, पोर्साइन वर्ड का मतलब होता है रिलेटेड टू पिग, स्वाइन, ठीक है। असम के अंदर इस इंडस्ट्री को बहुत सारा मेजर लॉस हुआ है कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि अफ्रीकन स्वाइन फीवर का आउटब्रेक हुआ था जिसमें 17,000 पिग्स असम में किल हो गए थे और 4,500 अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये जो करंट आउटब्रेक हुआ था अफ्रीकन स्वाइन फीवर का, ये इंडिया में पहली बार हुआ है, ठीक है। कुछ और अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं इसके अंदर। तो जो लेटेस्ट अपडेट आया था UN का FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उन्होंने कहा था कि आउटब्रेक जो देखा गया था चाइना, मंगोलिया, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, फिलीपींस, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इंडोनेशिया एंड अमंग अदर्स के अंदर। अफ्रीकन स्वाइन फीवर की अगर हम बात करें तो एक हाईली कंटेजियस और फेटल है। कंटेजियस वर्ड का मतलब होता है फैलने वाली, इस कैन स्प्रेड, और अगर फेटल की बात करें तो डेथ कॉजिंग होता है। तो इन डोमेस्टिक और वाइल्ड दोनों पिग्स को अफेक्ट करती है, जिसके कारण एक हेमोरेजिक फीवर हो जाता है। पहली बार इसको 1920 में अफ्रीका में डिटेक्ट किया गया था। मोर्टेलिटी है 100%। 100% मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कोविड-19 की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में जो रिपोर्ट आ रही थी वो थी कि 3% के आसपास मोर्टेलिटी, यानी कि 100 में से 100 लोगों को अगर इन्फेक्ट करता तो 3 लोगों की डेथ हो जाती है। अब उस 3 में से भी ऐसे लोग थे, दो तो ऐसे लोग होते थे जिनको ऑलरेडी कोई बड़ी बीमारी होती थी। तो कोविड-19 इतना फेटल नहीं है,
ठीक है। लेकिन अगर हम मोर्टेलिटी इतनी हाई नहीं है। लेकिन अगर स्वाइन फीवर की बात करें तो जिसको भी स्वाइन फीवर हो जाता है, जिस स्वाइन को, तो उसकी डेथ तो होनी पक्की बात है। इसका कोई क्योर नहीं है अभी तक, ठीक है। द ओनली वे टू स्टॉप द स्प्रेड इज़ कलिंग द एनिमल्स। कलिंग का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर एक इन्फेक्शन को स्प्रेड करने से रोकने के लिए आप उस एनिमल्स को मार देते हो। तो ASF ह्यूमन बींग्स के लिए कोई थ्रेट नहीं है, क्योंकि एनिमल से एनिमल ही ट्रांसफ़र होता है। एनिमल से एनिमल ट्रांसफर होने वाली डिजीज़ को जूनोटिक डिजीज़ बोलते हैं। मैंने आपको पहले कई बार पढ़ाया हुआ है, जूनोटिक डिजीज़। FAO के मुताबिक ये एक एक्सट्रीमली हाई पोटेंशियल है इसका ट्रांस बाउंड्री स्प्रेड का, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री ये बाउंड्री से बाउंड्री स्केप कर सकता है। और जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी और हाउस होल्ड इनकम की बात करें तो बहुत लार्जली इसके कारण अफेक्ट होने वाली है। व्हाट इज़ करेंसी स्वैप अरेंजमेंट? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एग्री किया है कि वो एक $400 मिलियन की करेंसी स्वैप एग्रीमेंट श्रीलंका के साथ नवंबर 2022 तक सेटअप करेगा। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट में क्या होता है कि दो फ्रेंडली कंट्रीज़ ट्रेडिंग करती हैं अपनी लोकल करेंसीज़ के अंदर। अदरवाइज़ क्या करते हो आप, US डॉलर के यूज़ करते हो, जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होती है। लेकिन ये दो कंट्रीज़ क्या करेंगे, अपने ही जो करेंसी है उसी के अंदर ट्रेड करेंगी। इस अरेंजमेंट्स के मुताबिक जो दोनों कंट्रीज़ हैं उनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो ट्रेड होगा वो प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ एक्सचेंज के ऊपर होगा, जिसमें थर्ड करेंसी जैसे US डॉलर को बीच में नहीं लेके आएंगे। ऐसे करेंसीज़ के अंदर कोई भी थर्ड कंट्री की कोई करेंसी इन्वॉल्व नहीं होती हैगी, जिसके कारण जो एक्सचेंज वेरिएशंस की जो वरी होती है, टेंशन, वो ख़त्म हो जाती है। इसके सिग्निफिकेंस के एग्रीमेंट के कॉन्फिडेंस जो है ना इंडियन मार्केट के अंदर वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। जो अग्रीड अमाउंट होती है कैपिटल की अवेलेबल होती है इंडिया के अंदर, उसके ऊपर काम किया जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर इंडियन एंटिटीज़ जो कि फॉरेन कैपिटल मार्केट को एक्सेस करने की होती है वो बच जाएगी हमारी अब। और एक फॉरेन एक्सचेंज के अंदर और कैपिटल मार्केट्स के अंदर ग्रेटर स्टेबिलिटी लाने की भी बात की गई है। तियानवेन-1 क्या है, अवेयरनेस इन स्पेस के अंदर ये टॉपिक कवर होता है हमारा। 22 जुलाई को चाइना ने लॉन्च किया था अपना मार्स मिशन, ठीक है, जिसको तियान-1 नाम दिया गया है। और अगर इसको हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसका मतलब है क्वेश्चंस टू हेवन, चाइनीज़ लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। की पॉइंट्स क्या हैं इसके रिगार्डिंग? चाइना का पहला मार्स प्रोब है जिसको बोलते हैं तियानवेन-1। फॉर्मली इसका नाम ज़ुओजिंग-1 था। प्रोनाउंसिएशन इतना कंपलसरी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स के अंदर ये नाम आ सकता है, तो ये मालूम होना चाहिए। स्पेसक्राफ्ट के अंदर एक ऑर्बिटर होगा, ठीक है, जो कि मार्स के अराउंड ऑर्बिट करता रहेगा। मान लो ये सेंटर में मार्स है, तो एक ऑर्बिटर होगा जो ऑर्बिट करेगा, एक लैंडर होगा जो मार्स के ऊपर लैंड भी करेगा, और एक रोवर होगा जो लैंड करने के बाद उसके ऊपर मूवमेंट करेगा, यानी कि पूरा का पूरा रिसर्च करेगा। इसको लॉन्च किया गया एक लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के अंदर, शीशांग चाइना के अंदर जो एरिया है वहाँ से। लैंडिंग साइट क्या होगी, ये यूटोपिया प्लेनिशिया के ऊपर लैंड करेगा। एक वास्ट प्लेन है मार्स के नदर्न लैटिट्यूड के अंदर, जहाँ पर 1970 के अंदर नासा के वाइकिंग 2 मिशन ने भी लैंडिंग की थी। तियान-1 जो है ये रेड प्लैनेट के ऑर्बिट में फरवरी 2021 में पहुंचेगा और मई के अंदर मई 2021 में ये मार्स पे लैंड करेगा। अगर मिशन सक्सेसफुल होता है तो चाइना थर्ड कंट्री बन जाएगा USSR और यूनाइटेड स्टेट्स के बाद मार्स के ऊपर लैंड करने वाला। इस पूरे मिशन के 5 कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि एक जियोलॉजिकल मैप बनाएगा मार्स का, ठीक है, जो भी मार्शियन सॉइल की जो पोटेंशियल है वहाँ पर वाटर आइस के डिपॉजिट्स वगैरह उन सबको एक्सप्लोर करेगा। सरफेस मटेरियल का कॉम्पोजिशन क्या है उस सबको एनालाइज करेगा। ये भी इन्वेस्टिगेट करेगा कि मार्शियन एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट जो है सरफेस के ऊपर वो कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फील्ड्स कैसी हैं उस प्लेनेट के रिगार्डिंग। ये बहुत बिजी वीक रहा है मार्स मिशंस के लिए। UAE ने अपना एक होप मिशन लॉन्च किया था 19 जुलाई को, नासा 30 जुलाई को परसेवरेंस लॉन्च करेगा। ये सारे के सारे इसलिए लॉन्च किए जा रहे हैं क्योंकि ये जो विंडो है ना, बेसिकली जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के अंदर मार्स और अर्थ की जो प्रॉक्सिमिटी है ना वो बहुत अच्छी है, यानी कि नज़दीकी जो बहुत अच्छी है, तो वहाँ पहुँचने में टाइम जो है बहुत कम लगेगा, इसलिए इस पीरियड को चूज़ किया जाता है। कुछ सिंपल से फैक्ट्स देख लेते हैं एक बार मार्स प्लैनेट के बारे में। डायमीटर जो इसका 53% ऑफ अर्थ होता है, यानी कि 6794। अर्थ का डायमीटर जो होता है आपको एग्जैक्टली याद ना हो, लेकिन 12,000 के अप्रॉक्स होता है, इतना याद रखना ज़रूरी है। मार्स डे की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर अगर वो 23 आवर्स 56 मिनट समथिंग होता है, तो वहाँ पर 24 आवर 37 मिनट होता है। मार्स के इंडिया का जो डे होता है ना वो एग्जैक्टली 24 आवर्स नहीं होता है। जिन लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ ली है UPSC के लिए उनको पता होगा, बोलते हैं हम 24 आवर्स, लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं होता है, थोड़ा सा 2-4 मिनट का फ़र्क होता है। मार्स का ईयर की बात करें तो इंडिया के ऊपर अगर 365 डेज़ होते हैं, तो वहाँ पर एग्जैक्टली उसका पूरा एक अर्थ 687 अर्थ डेज़ का होता है, यानी कि अप्रॉक्स 2 टाइम्स जो जितना अर्थ एक रेवोल्यूशन में कवर करती है, मार्स को उतना कवर करने में अर्थ का डबल टाइम लग जाता है। अगर मार्स के मास की बात करें तो वो 11%, यानी कि अगर अर्थ का वेट जो है 100 kg है तो मार्स का वेट 11 kg है। इस तरीके से आप समझ जाओगे। ग्रेविटी की बात करें 38% है। एटमॉस्फेयर में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, 3% नाइट्रोजन है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है अर्थ का जो सी लेवल है उसका 1% है। टेम्परेचर जो है सरफेस के ऊपर वो -140 डिग्री सेल्सियस से लेकर और +20 डिग्री सेल्सियस तक है, यानी कि काफ़ी ठंडा सरफेस है।
26 जुलाई को संडे था, तो वो न्यूज़ तो कवर हो नहीं पाई क्योंकि कुछ न्यूज़ में कुछ आता ही नहीं है। 27 जुलाई का देख लेते हैं। इस्तांबुल कन्वेंशन अगेंस्ट एक्शन अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट वीमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस, काफ़ी अजीब तरीके से इसको फ्रेम किया गया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, राजस्थान क्राइसिस पुट्स गवर्नर्स पावर्स इन द स्पॉटलाइट, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड income housing, US relaxes rules on sales of armed drones, global forest resources assessment क्या है। Istanbul Convention is covered under GS Paper 1. This is issues related to women. पोलैंड ने इस्तांबुल कन्वेंशन से विड्रॉ कर लिया है, जिस इस ट्रीटी का एम था विमेंस के अगेंस्ट जो वायलेंस होती है उससे बताना। इशू क्या है, सिंपल सा रीज़न जो है विड्रॉल का वो है कि पोलैंड सोचता है कि जो कन्वेंशन है वो हार्मफुल है क्योंकि इसमें स्कूल के अंदर बच्चों को जेंडर के बारे में पढ़ाया जाता है। ऑल्सो उनका ये कहना है कि द ट्रीटी ट्राइज टू कंस्ट्रक्ट अ सोशियो कल्चरल जेंडर अगेंस्ट द बायोलॉजिकल जेंडर। ये जो बायोलॉजिकल जेंडर है उसके अगेंस्ट एक सोशल कल्चर जेंडर का जो प्रोस्पेक्ट है ना वो सेटअप करने की बात की जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल दिया है उन्होंने, सम आइटम्स ऑफ द कन्वेंशन फोर्सी एजुकेटिंग चिल्ड्रन एंड यंग पीपल अबाउट फॉर्मिंग होमोसेक्सुअल फैमिलीज़। इस कन्वेंशन के मुताबिक कुछ बच्चों को इस तरीके से सिखाने की बात रखी गई है कि उन लोगों को फॉर्मिंग होमोसेक्सुअल फैमिलीज़ को फॉर्म करने के रिगार्डिंग सिखाने की बात की गई है, इसलिए पोलैंड ने इसने विद्रॉ किया है। इस्तांबुल कन्वेंशन क्या है, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसको काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बेटिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस भी बुलाते हैं। अब दोनों नाम आपको पता होना चाहिए। एक्चुअल में तो नाम यही वाला है, लेकिन इस्तांबुल में हुआ था पहली बार, टर्की ने वॉज द फर्स्ट कंट्री टू रेटिफाई इट, इसलिए इसको इस्तांबुल कन्वेंशन का नाम दिया गया है। जो ट्रीटी है ये वर्ल्ड की पहली ऐसी बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है जो वुमेंस के अगेंस्ट वायलेंस को टैकल करती है। ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क है आज के टाइम में जो एग्जिस्ट करता है वुमेन और गर्ल्स के अगेंस्ट जो वायलेंस होती है उस सबको टैकल करने के लिए। इसमें डोमेस्टिक वायलेंस, रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन और जिसको हम ऑनर बेस्ड वायलेंस भी बोलते हैं, और फोर्स मैरिज, इन सारे के सारे जो वायलेंस होते हैं, इस टाइप के सब फैक्टर्स होते हैं, इन सब के ऊपर ये काम करता है। कन्वेंशन ने कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स बता रखे गवर्नमेंट्स के लिए, ठीक है, जहाँ पर उनको वायलेंस को टैकल करना है विमेन के अगेंस्ट, और जब कोई गवर्नमेंट रेटिफाई कर लेती है कन्वेंशन को तो लीगली बाउंड हो जाती है। मार्च 2019 के मुताबिक इसमें 45 कंट्रीज़ ने इसको साइन किया हुआ है और यूरोपियन यूनियन भी उसका पार्ट है। कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था काउंसिल ऑफ यूरोप और कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा 7 अप्रैल 2011 के अंदर। इस्तांबुल की लोकेशन क्या है, इस्तांबुल आपको पता होना चाहिए, टर्की के अंदर है। मैं आपको दिखा दूंगा मैप के ऊपर। इस्तांबुल कन्वेंशन इज डन व्हेन वाज इट साइंड, फर्स्ट कंट्री टू साइन टर्की, रिसेंटली विच कंसिडर डिसाइडेड पोलैंड, व्हाट इज काउंसिल ऑफ यूरोप। अच्छा, इंडिया ने इसको ना साइन किया है ना रेटिफाई किया, ये तो मैं आपको अभी बता ही चुका हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस्तांबुल की लोकेशन देख लेते हैं और काउंसिल ऑफ यूरोप के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। आई थिंक मैंने अभी गलती से बोल दिया कि टर्की की जो कैपिटल है इस्तांबुल, नहीं, टर्की की कैपिटल अंकारा है, ठीक है, वो बाय स्लिप ऑफ टंग हो गया था। काउंसिल ऑफ यूरोप के बारे में देख लेते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसका सिंपल सा एम है ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ को यूरोप के रीजन के अंदर मेंटेन करना। 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था ट्रीटी ऑफ लंदन के द्वारा। 47 मेंबर स्टेट्स हैं इसके। पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 820 मिलियन की हैगी और बजट की अगर हम बात करें तो 500 मिलियन यूरोस का है। अच्छा, इसी के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक डिस्टिंक्ट फॉर्म है यूरोपियन यूनियन। ये आप देख लो थोड़ा सा एक बार। यूरोपियन यूनियन के अंदर 27 मेंबर स्टेट्स हैं, ठीक है, पहले 28 थे, ब्रिटेन ने अभी रिसेंटली एग्जिट कर लिया, ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। तो पॉपुलेशन इसकी 447 मिलियन के आसपास है। एक इंटरनल सिंगल मार्केट है ये। इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, इतना जान लो कि वो कंट्रीज जो यूरो को अपनी करेंसी कंसिडर करके चलती हैं वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनती हैं। ऑलराइट, अगर हम बात करें इस्तांबुल के लोकेशन के बारे में तो आप लोगों को वर्ल्ड मैप की रिगार्डिंग पता ही होगा, ठीक है। ये आता है हमारा टर्की, ऊपर है रशिया, साइड में जॉर्जिया, अजरबैजान, सीरिया, इराक। टर्की के ऊपर बुल्गारिया के बॉर्डर के साथ टच होता है, टर्की का एक पार्ट है। थोड़ा और अच्छे से अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पर बेटर दिखाई देगा। ये रेड कलर का जो डॉट स्टार जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ इस्तांबुल, ठीक है। तो टर्की और इस्तांबुल, और देखो टर्की की कैपिटल आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर, इसमें क्लियर नहीं है इतना अच्छे से अंकारा, बट आपको समझ में आ गया होगा कि इस्तांबुल की लोकेशन क्या है। ऑलराइट, आई थिंक दिस वाज इनफ। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कवर्ड इट इज़ कवर्ड इन GS पेपर 2, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस। कंटेक्स्ट क्या है, लास्ट वीक सुप्रीम कोर्ट ने सुओमोटो रजिस्टर किया था एक केस ऑफ कंटेम्प्ट का, प्रशांत भूषण जो लॉयर है उनके अगेंस्ट। सुओमोटो क्या होता है, सुओमोटो मतलब होता है इन इट्स ओन मोशन, जो इसका सिंपल अगर लिटरल मीनिंग की बात करें तो बेसिकली अगर कोई कहीं पर कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, जहाँ उसको ज़रूरत पड़ रहा है कि लीगल इंटरवेंशन की, वहाँ पर कोर्ट सुओमोटो रजिस्टर करता है।
ठीक है। तो उन्होंने जो प्रशांत भूषण ने उनको अक्यूज़ किया है क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अगेंस्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या मतलब होता है, कोर्ट की जब आप निंदा करते हो तो कोर्ट के पास कुछ पावर्स होती है कि कोर्ट आपको कुछ फ़ाइन लगा सकता है, कुछ आपको पनिश कर सकता है, ठीक है। तो वो कंटेम्प्ट दिया गया था। अब कोर्ट को ये पावर क्यों होती है, क्या कुछ हो रहा होता है, पूरा केस क्या, ये सब हम नीचे जानेंगे इसके अंदर। केस क्या था, कोर्ट ने रजिस्टर की थी अपनी प्रोसीडिंग्स, एक पिटीशन फाइल किया गया था जिसमें 2 ट्वीट्स थे जो प्रशांत भूषण के, वो पब्लिश किए गए थे जो उन्होंने लास्ट 2 मंथ्स के अंदर। उन ट्वीट्स के अंदर ये कमेंट किया गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे के ऊपर, और जो जनरल फंक्शनिंग थी कोर्ट की लास्ट 4 चीफ जस्टिस के ऊपर, उसके ऊपर कुछ ट्वीट किए थे प्रशांत भूषण ने। उसी के अकॉर्डिंग एक पिटीशन फाइल किया गया था। कोर्ट ने कहा है इट फाउंड दैट ट्वीट्स प्राइमा फेशिया कंटेम्प्ट। प्राइमा फेसी कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज़ अपीयर टू बी ट्रू बट मे बी बाद में वो फॉल्स भी प्रूव हो सकती है। तो ये प्राइमा फेसिया, सुओ मोटो, ये वर्ड आपको पता होने चाहिए। कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, हिंदी भाषा में, सरल भाषा में कंटेम्प्ट का मतलब होता है निंदा करना, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉ इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल एलिमेंट है इंडियन लीगल कंटेक्स्ट का, ठीक है। इसका बेसिक आइडिया है, कंटेम्प्ट लॉ में होता है आप उनको पनिश करते हो जो कोर्ट के ऑर्डर्स को रिस्पेक्ट नहीं करता इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। कंटेम्प्ट इज़ ऑल्सो यूज टू पनिश स्पीच, ऐसी कोई स्पीच दी गई हो, ठीक है, जहाँ पर कोर्ट की डिग्निटी को आप लोअर करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, और आप इंटरफेयर करते हो जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वहाँ पर भी आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दिया जा सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 2 तरह के होते हैं, सिविल के अंदर और क्रिमिनल के अंदर। सिविल का मतलब होता है कि आप एक विलफुल डिसओबीडियंस दिखाते हो कोर्ट के ऑर्डर और जजमेंट को, ठीक है, या फिर आप कोई जो अंडरटेकिंग होती है जो कोर्ट को दी जाती है उसमें आप कोई ब्रीच करते हो। क्रिमिनल के अंदर क्या होता है कि आप कुछ लिख देते हो कोर्ट के बारे में, ऐसा कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर ऐसा, ठीक है, या फिर आप कहीं पर कुछ स्पीच दे देते हो जो स्कैंडलाइज करती है कोर्ट के ऑर्डर्स को और उसकी अथॉरिटी और प्रेजुडिसेस को लोअर करती है, ठीक है। इसके रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद करना। आर्टिकल 129 और 215 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर मिलती है ऐसे लोगों को पनिश करने की जो सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट करते हैं, निंदा करते हैं। सेक्शन 10 जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 का, वहाँ पर पावर होती है हाई कोर्ट को, वो पनिश कर सकता है कि अगर उसके कोई सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर कोई कंटेम्प्ट हुआ है तो। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कंटेम्प्ट जो है कोर्ट का वो एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच को और एक्सप्रेशन को अंडर आर्टिकल 19। बेसिकली अंडर आर्टिकल 19 आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, आप जो बोलना चाहो बोल सकते हो, लेकिन अगर हम बात करें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तो सुप्रीम कोर्ट अपने बारे में कुछ भी ऐसा अगेंस्ट सुन नहीं सकता। तो कोर्ट को कंटेम्प्ट की पावर्स क्यों मिली हुई है, ताकि उसके जो ऑर्डर्स हैं वो इंश्योर कर सके कि वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं नहीं, और जो कोर्ट की जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उसको सस्टेन करने के लिए भी। जब जुडिशरी कोई ऑर्डर इशू करता है तो उनको इम्प्लीमेंट करती है गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट पार्टीज़। अगर कोर्ट अपने ऑर्डर्स को इन्फोर्स नहीं करवा पाएगा तो जो रूल ऑफ लॉ है वो अपने आप ही इट विल कम टू ए ग्राइंडिंग हॉल्ट, यानी कि अगर रूल ऑफ लॉ ही बंद हो जाएगा, यानी कि कोर्ट के ऑर्डर ही नहीं माने जाएंगे, तो कानून का जो अहमियत है, जो इंपॉर्टेंस है, वो अपने आप रुक जाएगी। इश्यूज़ क्या है कंटेम्प्ट ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग, सबसे पहला इशू तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का कॉन्स्टिट्यूशन का, जहाँ पर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलता है, यानी कि हर एक इंसान के पास पूरा हक होता है कि अपने जो थॉट्स होता है एक्सप्रेशन उनको एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन जो कंटेम्प्ट के प्रोविजंस होते हैं ये इट कर्व्स पीपल्स फ्रीडम, यानी कि लोगों की जो आज़ादी है स्पीच की और जो अपनी एक्सप्रेशन की होती है उसको कर्व करता है, उसको रोक देता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। लॉ बहुत सब्जेक्टिव है और इसको जुडिशरी जो है आर्बिट्रली अपनी मनमानी से यूज़ करती है, उनके अगेंस्ट अगर पब्लिक कोई क्रिटिसिज्म दे रही होती है उसको सप्रेस करने के लिए। भूषण केस का अगर एनालिसिस करते हैं, जो सुओ मोटो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स का, ये इनिशिएट किया गया था एक बेंच के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगेंस्ट मिस्टर भूषण, जहाँ पर एक जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया था कि एक अब्यूज़ है कोर्ट के कंटेम्प्ट जुरिस्डिक्शन के अंदर फॉर गुड रीज़न टू बी एक्सरसाइज स्पेयरिंगली विद सर्कमस्पेंशन। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ऐसा कुछ भी मिस्टर भूषण के ट्वीट्स में नहीं था जो क्वालिफाई करता हो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को। हिज ट्वीट्स आर एन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंडामेंटल राइट, उनका एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंदर, जो जिसके कारण वो फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं खुद को बाय द वे ऑफ कमेंट और क्रिटिसिज्म ऑन द कंडक्ट ऑफ CGI। अगर CGI का कोई ऐसा कंडक्ट है जो उनको पसंद नहीं आया तो अपनी एक्सप्रेशन वो दे सकते हैं एज ए प्राइवेट सिटीजन। ऑल्सो जो ट्वीट्स हैं ये क्वेश्चन अपीयर करते हैं कि जो परसेप्शन है और जो कमेंट है दे नॉट सीम टू हैव ट्रांसगेट इनटू कमेंट। जनरल प्रिंसिपल जो कमेंट का है वो होता है कि अगर आप किसी के जजमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हो एंड यू कैन नॉट एट्रीब्यूट मोटिव्स टू द जज। कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो जो लॉ है क्रिमिनल कंटेम्प्ट का वो कम्प्लीटली एसिंक्रोनस है हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ, और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को फंडामेंटल राइट को रिकॉग्नाइज करता है। एक एक्सेसिवली लूज यूज़ है, टेस्ट ऑफ लॉस ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस का, जिसको कंबाइन करते हैं लीगल एक्सरसाइज ऑफ सुओ मोटो पावर्स के अंदर। ये बहुत डेंजरस भी हो सकता है क्योंकि इसके कारण जो कोर्ट है वो सिग्नल करता है कि वो किसी भी तरह की क्रिटिकल कमेंट्री को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, रिगार्डलेस कि वो कितनी एविडेंटली प्रॉब्लमेटिक अपने एक्शंस के अकॉर्डिंग क्यों ना हो।
इस मैनर के अंदर जो जुडिशरी है वो अपने आप को इट couldn't find itself as an uncanny parallel to the executive in using laws for chilling effect। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का और कोर्ट का ये मानना होता है कि जो कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं, कोर्ट की इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी होती है, इनको मेंटेन करने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसे प्रोविजंस जो इनको सेटअप करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जो एग्जीक्यूशन होता है हमारा, एक तो एग्जीक्यूटिव होता है, एक लेजिस्लेचर होता है, एक जुडिशरी होता है। एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या होता है कि चेंजेस हो रहे होते हैं, वहाँ पर रूल ऑफ लॉ होता है लेकिन वहाँ पर सडन चेंजेस हो रहे होते हैं। बट रिगार्डिंग कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, यहाँ पर अगर ऑर्डर को मानने और इन्फोर्स का नहीं किया जाएगा तो थिंग्स विल गो आउट ऑफ हैंड। इसके अलावा हमें क्या करना जाना चाहिए? बिसाइड्स नीडिंग टू रीविजिट द नीड ऑफ लॉ ऑन क्रिमिनल कंटेम्प्ट, टेस्ट फॉर कंटेम्प्ट नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड। यानी कि कंटेम्प्ट हुआ है ना, इसके लिए टेस्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवैल्यूएशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इफ़ सच अ टेस्ट ought to exist at all, it should be whether contemptuous remarks in question actually obstruct the court from functioning. It should not be allowed to be used as a means to prevent any and all criticism of an institution। सिंपल सी बात इन दोनों पॉइंट में जो ये कहना चाह रहा है कि कंटेम्प्ट क्या था वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं कि आप कोर्ट को बिल्कुल ही बार कर दोगे, कोई भी उसके ऊपर क्रिटिसिज्म आ ही नहीं सकता है, तो क्या होगा कि ना उसकी जो इंडिपेंडेंसी होती है ना वो कुछ टाइम में ऑटोक्रेटिक हो जाती है। और ऑटोक्रेटिक होने के कारण क्या होता है कि जो डिक्टेटरशिप आती है ना वो निकल के आती है। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमको बोलता है, वहाँ पर बोलता है कि इंटर रिलेशन है, हर एक चीज़ का चेक्स एंड बैलेंसेस रखना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे कंटेम्प्ट होने चाहिए जो अलाउ होने चाहिए, जहाँ पर क्रिटिसिज्म अलाउ होना चाहिए। कंटेम्प्ट लॉज अदर कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी कंटेम्प्ट जो है वो ऑब्सोलीट हो चुका है फॉरेन डेमोक्रेसीज़ के अंदर, यानी कि पुराना हो चुका है, यूज़ का नहीं है। जैसे कनाडा की बात करते हैं तो अपने जो उनका जो टेस्ट होता है कंटेम्प्ट टू रियल सब्सटेंशियल और इमीडिएट डेंजर्स टू दी एडमिनिस्ट्रेशन, अगर उनके एडमिनिस्ट्रेशन को कोई एक्चुअल में सब्सटेंशियल इमीडिएट डेंजर्स होता है तभी होता है उनका कंटेम्प्ट। अमेरिकन कोर्ट्स जो हैं अभी लॉ ऑफ कंटेम्प्ट को यूज़ नहीं करता अगर कोई भी उनका जजेस और लीगल मैटर्स के ऊपर कोई कमेंट करता है। तो इंग्लैंड के अंदर जो लीगल पोजीशन है वो इवॉल्व हो चुकी है। सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने देख लिए थे, ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। Rajasthan crisis puts governors' powers in spotlight. This is covered under appointment of various constitutional posts, powers, functions and responsibilities of various constitutional bodies। कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें तो गवर्नर की जो पावर और जो रोल होता है स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर वो फिर से फोकस में आ गया, क्योंकि राजस्थान के अंदर भी एक पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिला है। कांग्रेस के जो लेजिस्लेचर्स हैं उन्होंने बैक की जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने ये एक्यूज़ किया है गवर्नर की कि वो अंडर प्रेशर एक्ट कर रहे हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेशर है उनके ऊपर, इसी कारण वो एक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो गवर्नर हैं वो बाउंड हैं कि उनको एडवाइस लेनी होगी चीफ मिनिस्टर की और उनका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, ठीक है ना, जब भी उनको असेंबली सेशन को कन्वीन करना होगा। और टू व्हाट एक्सटेंट कैन द गवर्नर एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशन। तो हम यहाँ पर यही जानेंगे कि किस एक्सटेंशन तक गवर्नर जो है अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहना है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 163, 174 जो है बहुत रेलिवेंट है इस कंटेक्स्ट के अंदर, जहाँ पर गवर्नर के पास पावर होती है कि वो स्टेट असेंबली को कन्वीन कर सकता है। आर्टिकल 163 ये बोलता है कि सीएम के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उसका काम है हेल्प करना और एडवाइस करना गवर्नर्स को, एक्सेप्ट when he is required under the constitution to exercise functions of, यानी कि जब गवर्नर को अपनी पावर ऑफ डिस्क्रिशन यूज़ करनी हो तब वो अपनी कर सकता है। उसके अलावा हर एक केस के अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है प्लस सीएम जो होते हैं ये एडवाइस करेंगे और हेल्प करते हैं। आर्टिकल 174 क्या बोलता है? गवर्नर टाइम टू टाइम समन कर सकता है हाउस से। समन करने का मतलब होता है ऑफिशियल नोटिस भेजकर बुलाना अगर उनको लगता है तो। और 6 months शैल नॉट इंटरवीन बिटवीन इट्स लास्ट सिटिंग इन वन सेशन द डेट अपॉइंटेड फॉर फर्स्ट सिटिंग इन द नेक्स्ट सेशन। 6 months से ज़्यादा का गैप इसमें नहीं होना चाहिए फर्स्ट सिटिंग में और लास्ट सिटिंग के अंदर। सुप्रीम कोर्ट का इसके रिगार्डिंग क्या कहना है? 2016 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था नबम रेविया वर्सेस डिप्टी स्पीकर के अंदर, जहां पर गवर्नर की पावर टू समन, प्रोरोग और डिसॉल्व, इसको बोला गया था कि दिस शुड बी ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी कि अगर गवर्नर को किसी भी असेंबली को अगर समन करना है, प्रोरोग करना है, डिसॉल्व करना है तो इट शुड ओनली बी एंड ओनली बी ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अपनी चॉइस से नहीं कर सकते। जजमेंट जो है हावेवर हेल्ड कि अगर गवर्नर के पास रीजंस हैं, वो बिलीव करते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस नहीं है उनके हाउस के अंदर, देन ही कैन आस्क द चीफ मिनिस्टर कि अपनी मेजॉरिटी प्रूव करके दिखाओ। कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो गवर्नर के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है किसी सेशन को समन करने के लिए, असेंबली को समन करने के लिए, इसलिए ही इज़ बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू एड एंड एडवाइस ऑफ द सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन जो गवर्नर हो सकते हैं दे कैन आस्क द सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कि उनको एक ट्रस्ट वोट दें अगर उनको ऐसा लगता है कि जो मेजॉरिटी पार्टी है उसका कॉन्फिडेंस नहीं है असेंबली के अंदर। तो
ओवरव्यू हो चुका है, ये हो चुका है। हु अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर, गवर्नर अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर। डिस्क्रिशनरी पावर मैंने आपको रिसेंटली पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ा रही थी। टेन्योर ऑफ गवर्नर के बारे में बात करूँ तो जनरली 5 साल का होता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की रूलिंग के अकॉर्डिंग अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक पावर में रहती है तब तक गवर्नर जो होते हैं जनरली रह रहे होते हैं। Now we have a special window for affordable and mid-income housing, स्वाम्य, ठीक है। दिस इज कवर्ड अंडर वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन बाय सेंटर एंड स्टेट। 81 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड के अंदर। ये जो अप्रूवल आया है ये स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड 1 के अंदर आया है, जिसके अंदर कंप्लीशन हुई है 60,000 होम्स की अक्रॉस इंडिया। स्वामी है क्या? 2019 के अंदर यूनियन कैबिनेट ने एक प्रपोजल किया था, प्रपोजल क्लियर किया था इसके सेटअप के लिए। स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड है जो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉल्ड रेरा रजिस्टर्ड अफोर्डेबल एंड मिड इनकम कैटेगरी के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं जो लैक ऑफ फंड्स के कारण रुक गए थे, उस सब के रिगार्डिंग ये फंड है, ये एस्टेब्लिश किया गया है। फंड सेटअप किया गया था कैटेगरी 2 AIF ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड डेट फंड के अंदर, जो रजिस्टर्ड है सेबी के अंडर, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर। जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर हैं फंड के वो हैं SBI कैप वेंचर्स, एक होली ओन्ड सब्सिडरी है SBI कैपिटल मार्केट्स की, जो इंटर्न होली ओन्ड सब्सिडरी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो ये दोनों सब्सिडरी आपको पता होने चाहिए कौन किसकी है। स्पॉन्सर ऑफ द फंड की बात करें तो सेक्रेटरी होंगे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ के ऊपर। इन्वेस्टर कौन होगा इस फंड का? AIF ने क्रिएट किए फंड के अंदर स्पेशल विंडो, जो सॉलिसिट इन्वेस्टमेंट करेंगे इस फंड के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाकी प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी होंगे, जो कैश रिच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे, सॉवरेन वेल्थ फंड्स होंगे, पब्लिक प्राइवेट बैंक्स भी हैं, डोमेस्टिक पेंशन प्रोविडेंट फंड्स भी हैं, ग्लोबल पेंशन फंड्स और बाकी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हैं। Now we have US relaxes rules on sales of armed drones. Armed drones यानी कि जो ऐसे ड्रोन्स जिनके ऊपर हम वेपन भी कैरी कर सकते हैं, उनके सेल के ऊपर US ने कुछ रूल्स में रिलैक्सेशन दिया है, ठीक है। दिस टॉपिक इज कवर अंडर इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा। US एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ एक्सपोर्ट के रेस्ट्रिक्शन में रिलैक्सेशन दिया है स्पेसिफिक टाइप के अनआर्म्ड एरियल सिस्टम के ऊपर, जिनको ड्रोन्स बोलते हैं, ठीक है। किस तरह के चेंजेस इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं इस न्यू पॉलिसी के अंदर? जो अनआर्म्ड एरियल सिस्टम्स हैं, जो जिनकी स्पीड 800 किलोमीटर पर आवर से लो है, ये प्रिजम्पशन ऑफ डिनाइल के सब्जेक्ट अब नहीं रहेंगे, दैट इन इफेक्ट ब्लॉक्ड मोस्ट इंटरनेशनल सेल। बेसिकली जो प्रिजम्पशन ऑफ डिनाइल का जो सब्जेक्ट थे ना, तो उसमें जैसे कि MQ9 रिपर हो गया, RQ4 ग्लोबल हॉक हो गया, इन सब का इंटरनेशनल सेल ब्लॉक्ड था, अब वो नहीं रहेगा। इम्प्लीकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ऊपर अला जाना, हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MTCR के बारे में पढ़ना। एक इनफॉर्मल और वॉलंटरी पार्टनरशिप होती है 35 कंट्रीज़ की। इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल और अनआर्म्ड एरियल व्हीकल की जो टेक्नोलॉजी है, स्पेशली जिसकी कैपेसिटी है कि 500 किलोग्राम पेलोड। पेलोड का मतलब क्या होता है कि अगर हिंदी भाषा में बोले तो गोला बारूद, यानी कि इतना आप एम्यूनिशन, इतने हथियार आप कैरी कर सकते हो मोर 300 किलोमीटर तक का। इन सब का प्रोलिफरेशन को प्रिवेंट करना, ये MTCR का एम है। इस रजीम को 1987 में फॉर्म किया गया था G7 की इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ के द्वारा। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और यूनाइटेड स्टेट्स, ये वर्ल्ड की जो टॉप ग्रोइंग इकोनॉमीज़ है उनकी बात कर रहा होता है। मतलब टॉप ग्रोइंग का मतलब नहीं कि वो लिस्ट के मुताबिक, लेकिन ये वेल परफॉर्मिंग इकोनॉमीज़ कह सकते हैं इनको। फिर ये जो MTCR है ये अपने मेंबर्स के ऊपर लीगली बाइंडिंग नहीं है, इंडिया भी इसका मेंबर है। इंडिया ने 2016 में इसको ज्वाइन किया था एज 35th मेंबर। पर्पस की अगर हम बात करें तो जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं उन्होंने एड्रेस किया था कि जो प्रोलिफरेशन हो रहा है ना न्यूक्लियर वेपन्स का, वो वर्ल्ड के इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए बहुत ही डेंजरस है, एक थ्रेट है। उस सब को कंट्रोल करने के लिए इस पर बात की गई थी। 1992 के अंदर इसका जो फोकस था वो मिसाइल वगैरह से बढ़ा करके वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तक भी इंक्रीज़ कर दिया गया था, जैसे कि न्यूक्लियर हो गया, केमिकल, बायोलॉजिकल वेपन्स हो गया, इन सब के अंदर। चाइना इसके मेंबर नहीं है, ठीक है, लेकिन चाइना ने इसको वर्बली प्लेज किया हुआ है कि वो उसकी ओरिजिनल गाइडलाइंस को फॉलो करता है, लेकिन सब्सिक्वेंट एडिशंस को नहीं। नाउ वी हैव अंडर GS पेपर 3 ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट FRA। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2020 को रिसेंटली रिलीज़ किया गया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। FRA ने क्या बताया था? FAO ने एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करता है हर 5 साल के अंदर 1990 से लेकर। इस रिपोर्ट के अंदर वो असेस करते हैं जो भी मेंबर कंट्रीज उनमें स्टेट ऑफ फॉरेस्ट क्या है, उनकी कंडीशन कैसी है, उनका मैनेजमेंट कैसे हो रहा है। FRA 2020 के मुताबिक टॉप 10 कंट्रीज उनका मैक्सिमम एवरेज एनुअल नेट गेन था फॉरेस्ट का, वो ये हैं चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चिली, वियतनाम, टर्की, US, फ्रांस, इटली और रोमानिया। आपको सारी याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप पहले 5 ज़रूर याद रखना। पहले 5 के अंदर 3 तो हमारी एशियन कंट्रीज़ ही हो गई हैं और चाइना और इंडिया इंक्लूड हो गए, तो ये आपको पता होना चाहिए पहले 5 कौन से हैं।
की फाइंडिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो एशियन रीजन के अंदर मैक्सिमम गेन शो किया गया था, यानी कि 1.17 मिलियन हेक्टेयर नेट इंक्रीज देखा गया लास्ट डेकेड के अंदर। देखो डेकेड की बात है, 10 सालों की बात कर रहा है। और जो साउथ एशियन सब रीजन है ना, वहाँ पर नेट लॉस देखा गया है। तो ध्यान से समझो, एशियन रीजन में मैक्सिमम देखा गया था, लेकिन साउथ एशियन रीजन में लॉस देखा गया है। इंडिया रिलेटेड फाइंडिंग्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। डेकेड की असेसमेंट करें, डेकेड मतलब 10 साल की अगर असेसमेंट करते हैं तो इंडिया ने 0.38% एनुअल गेन शो किया है फॉरेस्ट के अंदर। अगर इसको हम एरिया में कन्वर्ट करते हैं तो 2,66,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया जो है एवरेज बेसिस, यानी कि पिछले सारे एवरेज सालों को मिलाया तो एवरेज बेसिस हर साल इंक्रीज़ हुआ है। FRA 2020 ने क्रेडिट किया है गवर्नमेंट के जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है उसको, जिसके कारण एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हुआ था कम्युनिटी मैनेज फॉरेस्ट एरियाज़ के अंदर एशियन कॉन्टेंट में। ध्यान रहे, ये जो सिग्निफिकेंट क्रेडिशन दिया गया है ना, ये कम्युनिटी मैनेज फॉरेस्ट के लिए दिया गया है। वो फॉरेस्ट एरिया जिसको लोकल, ट्राइबल और इंडिजिनस कम्युनिटीज़ मेंटेन करती हैं। 1990 के अंदर वो ज़ीरो हुआ करता था और 2015 तक बढ़ के वो 25 मिलियन हेक्टेयर हो गया था। तो ये एक काफ़ी अच्छा डेटा है। लेकिन जो नेचुरली रीजनरेटिंग फॉरेस्ट होते हैं, देखो रीजनरेटिंग फॉरेस्ट जो होते हैं ना, उस पर ध्यान दो। रीजनरेटिंग फॉरेस्ट का मतलब है कि नेचुरली उस एरिया में पहले फॉरेस्ट हुआ करता था, लेकिन किसी कारण से वो लैंड क्लीन हो गया, इरोजन हो गया या फिर डिफॉरेस्टेशन हो गया या फिर उसके कारण कोई ड्राउट आ गया, फ्लड आ गया, कुछ भी हो गया, वहाँ पर फॉरेस्ट फिर नहीं रहा। उसका रीजनरेशन जो था ना, उसका रेट बिल्कुल ही बहुत डिसअपॉइंटिंग था। वो सिर्फ 0.38% रहा है पिछले 10 सालों के अंदर। लेकिन इंडिया ने मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट भी दिया है फॉरेस्ट सेक्टर के अंदर। अगर वर्ल्ड वाइड हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड के अंदर इंटरनेशनली ग्लोबली 12.5 मिलियन का जो, यानी कि 12.5 मिलियन की एम्प्लॉयमेंट हुई थी फॉरेस्ट्री सेक्टर के अंदर। और वर्ल्ड वाइड 50% तो इंडिया ने ही दिया, यानी कि इंडिया ने 6.23 मिलियन जॉब्स दिए हैं फॉरेस्ट्री सेक्टर के अंदर। ये सारे का सारा डेटा हम लोग कवर कर चुके हैं।